टेक्नीशियन ऐसा बनिए कि ताकि सिस्टम के सामने चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या विंडो एयर कंडीशनर हो, सिस्टम के सामने खड़े होकर के समझ जाए इसमें क्या फॉल्ट है, कोई भी फॉल्ट हो। इस तरह से टेक्नीशियन बनिए। ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भगवान के पास से सीख करके नहीं आता है। जितने भी टेक्नीशियन हैं, जो अच्छे टेक्नीशियन हैं, सिस्टम के सामने खड़े होकर के समझ जाते हैं इसमें क्या फॉल्ट है और कैसे इसे रिपेयर करना, कैसे इसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। बस थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना पड़ेगा और इसमें कोई इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ये। ऐसे ही इस वीडियो में मैं कुछ आपको टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे फॉल्ट मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि कूलिंग नहीं हो रहा है, कंप्रेसर ओवर हीटिंग हो रहा है और आइस आ रहा है। आज मैं बहुत सारे ऐसे फॉल्ट को मैं सामने आज लाने वाला हूँ और इसे कैसे सॉल्व करेंगे और एयर कंडीशनर के सामने खड़े होकर के कैसे समझ पाएंगे इसमें क्या फॉल्ट है, चाहे वो विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एयर कंडीशनर में कोई भी फॉल्ट होता है, जब कंप्लेन आता है तो उसे हम जाकर के देखते हैं। आपको खड़े होकर के समझना है उसमें। सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, हम जाएंगे एयर कंडीशनर के सामने, चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या विंडो एयर कंडीशनर हो। जैसे आपके सामने कंप्लेन है कि कूलिंग नहीं हो रहा है, तो आपको सिंपल कैसे चेक करना है, एयर कंडीशनर चल रहा है, उसके सामने जाकर के देखना है कि कूलिंग कितना आ रहा है, कूलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कूलिंग आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, तो थोड़ा क्यों आ रहा है इसे कैसे समझना है। अगर थोड़ा कूलिंग आ रहा है तो जाहिर सी बात है हर लोग ये समझ जाएंगे हो सकता है गैस कम हो, लेकिन उससे पहले आपको इंडोर में ऊपर आउटडोर के पास जाने से पहले आपको तुरंत इंडोर का फिल्टर खोल के देखना है, क्योंकि जब फिल्टर में डस्ट रहेगा तो भी कूलिंग नहीं आएगा। सबसे पहले आप इंडोर का फिल्टर खोल के देख लें कि उसमें डस्ट है। अगर डस्ट है तो उसे साफ करके फिर से लगाएं। उसके बाद आप ब्लोअर भी आप नीचे से ऐसे देख लें उठा करके ब्लोअर, कि ब्लोअर गंदा तो नहीं है, क्योंकि देखिए कूलिंग नहीं आएगा तो उसके साथ में हवा भी, क्योंकि जो भी कस्टमर वो कॉल करता है उसको ये नहीं पता होता है कि हवा नहीं आ रहा है कि कूलिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी कंप्लेन करता है वो अच्छे से समझ नहीं पाता है इसमें एक्चुअल फॉल्ट क्या है। तो आपको अंदर आपको चेक करना है कि उसका ब्लोअर कैसा है, डस्ट नहीं है, या फिर उसका कूलिंग कॉइल या फिर उसका फिल्टर आपको चेक कर लेना है। अगर कूलिंग नहीं आ रहा है ये कंप्लेन है तो उसके बाद आपने चेक कर लिया, फिर आपको जाना है ऊपर। अगर अंदर सब सही है तो ऊपर आपको जाना है, तो आपके पास क्लैमीटर और गेज होना चाहिए चेक करने के लिए, क्योंकि आपका कंप्लेन क्या है कि कूलिंग नहीं हो रहा है। आप गए ऊपर, उसके बाद आपको क्लैमीटर लगाना है। एक वायर में, किसी भी वायर में, न्यूट्रल या फेस में, किसी में एक वायर में आपको क्लैमीटर लगाना है। आपको देखना है एम्पियर कितना ले रहा है, क्योंकि गैस कम होगा तो जाहिर सी बात है कि एम्पियर कम ले रहा होगा। तो आपको किलोमीटर में देखना है तो एम्पियर आपका कम बताएगा वहां पे। उसके बाद गेज भी साथ में लगाएं, गेज लगाएं, देखें, चेक करें कि उसमें गैस कितना है, क्योंकि अगर आपका इंडोर सब सही है, फिल्टर सही है, ब्लोअर सही है, कूलिंग नहीं हो रहा है और एक सिस्टम भी सही चल रहा है तो एम्पियर कम ले रहा होगा और आपका प्रेशर भी कम होगा। बस अब सिंपल यही है कि अगर कूलिंग नहीं आ रहा है तो आपका अगर गैस कम है तो गैस आप रिफिल कर दें, गैस को चार्ज करते हैं। एक फॉल्ट तो आप समझ गए कि कूलिंग नहीं हो रहा है तो कैसे चेक करना है। अब बात करते हैं कि होता है सिस्टम में जो हमारा सक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप होता है उसमें आइस आता है। आइस आता है तो उसका कस्टमर कोई भी उसका कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि नीचे उन्हें पता ही नहीं होता है। लेकिन गैस अगर कम रहेगा तो हमारी डिस्चार्ज पाइप में बर्फ जमेगा। अगर बहुत कम रहेगा तो डिस्चार्ज पाइप में बर्फ जमता है, अगर थोड़ा कम रहेगा तो डिस्चार्ज पाइप चिल्ड होता है, ठंडा होता है, और हमारा सक्शन पाइप ठंडा नहीं होता वहां पे, क्योंकि उसमें गैस की कमी है। इसकी वजह से सक्शन हमारा ठंडा नहीं करेगा, उसके बजाय हमारा डिस्चार्ज ठंडा करेगा, डिस्चार्ज चिल्ड होगा। तब समझ जाइए कि हमारा गैस कम है। अगर आपके पास गैस है तो आप तुरंत आप उसमें गैस चार्ज कर दें। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर सक्शन में आइस आ रहा है तो, क्योंकि कभी कभी होता है सक्शन में भी आइस आता है बहुत ज्यादा। अगर थोड़ा बहुत आता है तो नॉर्मल बात है, चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ज्यादा आइस आता है तो आपको सीधा टारगेट करना होता है कि आपके कूलिंग कॉइल और आपका फिल्टर और आपका ब्लोअर, ये देखना होता है कि वो डस्ट है। अगर डस्ट होगा तो आपके सक्शन में आइस जमेगा। अगर सक्शन और डिस्चार्ज दोनों में आइस जम रहा है तो ये समझ लीजिए कि उसमें क्या फॉल्ट होता है। अगर सक्शन और डिस्चार्ज दोनों में आइस जम रहा है तो समझ लीजिए कि आपका ब्लोअर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, हवा ना तो ले रहा है ना तो फेंक रहा है हवा। तो आपके उस समय क्या होगा आपका कि आपके इंडोर में कूलिंग कॉइल में भी आइस जमेगा और आउटडोर जो है हमारा आउटडोर की सक्शन और डिस्चार्ज में पूरा पूरा आइस जमेगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बना रखा हूं कि अगर दोनों में आइस जम रहा है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट कैसे करते हैं। उसके लिए आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। कंप्लीट मैंने बताया है कि क्या फॉल्ट होते हैं। मैं दोबारा मैं इसमें सिर्फ मैं बता रहा हूं कि क्या फॉल्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि कभी कभी होता है कि हमारा कंप्रेसर डायरेक्ट हो जाता है,
जहाँ की अगर हमारे कंप्रेसर में कॉन्ट्रैक्टर लगा है या फिर हमारे सिस्टम में जो इंडोर में होता है, इंडोर में सेंसर लगा होता है, सेंसर काम करना बंद कर देता है या फिर कॉन्ट्रैक्टर काम करना बंद कर देता है या फिर रिले हमारा डायरेक्ट हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, कंप्रेसर हमारा डायरेक्ट चलता रहता है। अगर हम सिस्टम को इंडोर से हमें रिमोट से बंद भी कर देते हैं तो भी हमारा कंप्रेसर डायरेक्ट चलता है, बंद नहीं होता है। तो उस समय क्या होता है कि हमारे कूलिंग कॉइल में और आउटडोर में जो सक्शन और डिस्चार्ज दोनों लगा है, पूरे सिस्टम में पूरे आइस जमेगा। जब कंप्रेसर बंद ही नहीं होगा तो जब वो हमारा रेफ्रिजरेंट जब रनिंग कर रहा है तो वो कहाँ जाएगा रेफ्रिजरेंट, इसलिए आइस जमता है पूरे सिस्टम में। तो उस समय क्या होता है कि हमारा कंप्रेसर डायरेक्ट हो जाता है। उसके लिए हमें सेंसर चेक करना है, सेंसर चेक करने के बाद हमारा फिर कॉन्ट्रैक्टर चेक करना है कि कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट नहीं हो गया। फिर उसके बाद हम पीसीबी हम देखेंगे, पीसीबी में रिले लगा होता है, उसे हम निकाल करके देखेंगे, अगर डायरेक्ट हो जाएगा तो भी हमारा कंप्रेसर चलता ही रहेगा। बात करते हैं कि कंप्रेसर ओवर हीटिंग कैसे होता है। तो सिंपल बात है, देखिए कोई भी फॉल्ट होता है, सिस्टम एयर कंडीशनर सिस्टम, चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो, सिंपल है, उसमें बहुत ज्यादा पार्ट नहीं लगे होते हैं, छोटा सा सिस्टम होता है। इंडोर में हमारे ब्लोअर लगा होता है, ब्लोअर फैन मोटर लगा होता है और पीसीबी लगा होता है और उसके बाद कैपेसिटर उसी पीसीबी में सब कुछ लगा होता है इंडोर में। उसके बाद आउटडोर की बात करते हैं, आउटडोर में हमारे कैपेसिटर लगा होता है और किसी किसी आउटडोर में छोटा सा पीसीबी बोर्ड लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है और उसके बाद कंडेंसर फैन मोटर लगा होता है। पूरा स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, यही पूरा सिस्टम है। इसी को बस समझना है कि कंप्रेसर अगर ओवर हीटिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कंप्रेसर ओवर हीटिंग होने का कारण यही होता है कि कंप्रेसर डायरेक्ट चल रहा है या फिर रेफ्रिजरेंट उसमें अधिक है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रेफ्रिजरेंट हो जाता है तो भी कंप्रेसर ओवर हीटिंग होता है और समय से पहले वो ट्रिप हो जाता है। और उसके बाद और क्या होता है, उसमें रिले जब हमारा खराब रहता है तो भी जब कंप्रेसर डायरेक्ट हो जाता है, उस समय कंप्रेसर लगातार चलता रहता है, उससे भी कंप्रेसर ओवर हीटिंग होता है। अब कंप्रेसर ओवर हीटिंग के होने के और भी कारण है, जैसे कि मानिए कैपेसिटर हमारा लगा होता है। एक कैपेसिटर में 3 तरह की कैपेसिटी होती है। उसे उसके लिए मैंने एक वीडियो कंप्लीट एक पार्टिकल एक वीडियो बना रखा है कि कैपेसिटर कार्य काम कैसे करता है और कैपेसिटर में कौन सी कैपेसिटी लगी होती है। उसके लिए आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने बताया कि एक कैपेसिटर में 3 तरह की कैपेसिटी होती है और कैसे कैसे काम करता है। उसमें रनिंग, स्टार्टिंग और फैन मोटर के लिए होता है, जो कि जब हमारा रनिंग कैपेसिटर, उसमें रनिंग कैपेसिटी जब उसमें लो हो जाता है तो हमारा कंप्रेसर स्टार्टिंग तो स्टार्ट कर देता है कैपेसिटर, लेकिन स्टार्ट होने के बाद जब हमारा रनिंग करता है कैपेसिटर तो उस समय रनिंग हमारा लो होगा तो कंप्रेसर को रन नहीं कर पाएगा अच्छे से। जब रन नहीं कर पाएगा उस समय क्या होता है, एम्पियर धीरे धीरे बढ़ता है, हमारे सिस्टम का एम्पियर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे जब बढ़ता है तो कंप्रेसर जब रनिंग नहीं कर पाता उस समय हीटिंग होता है। कंप्रेसर हीटिंग होने के बाद ट्रिप हो जाता है, जल्दी समय से पहले ट्रिप हो जाता है, कूलिंग पूरा नहीं कर पाता है, तो वहां पे कंप्लेन आता है कि कूलिंग नहीं कर रहा है। कूलिंग न होने का ये भी एक कारण है कि कंप्रेसर हमारा जब ओवर हीटिंग होगा तो उस समय ट्रिप हो जाएगा जल्दी। तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, कैपेसिटर को चेंज कर देना चाहिए। जब देखें कि, देखिए जब कैसे चेक करना है उसे, कैपेसिटर आपका कमजोर है, आप कैलमीटर लगा करके देखें और उसके साथ में गेज लगा करके भी देखें। एयर कंडीशनर में हमारा रेफ्रिजरेंट तो सही है। आज मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, इस वीडियो को बहुत ही काम आने वाला है आपके, क्योंकि आज मैं बहुत ही ध्यान से समझा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ आज। तो वहां पर गेज लगा लीजिए और उसके बाद कैलमीटर भी लगाइए। अब देखिए वहां पर धीरे धीरे एम्पियर बढ़ता है, अगर कैपेसिटर रनिंग खराब है तो एम्पियर धीरे धीरे बढ़ता है। अब देखिए एम्पियर बढ़ने का भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि अगर मानिए हमारा कैपिलरी भी खराब है, अगर कैपिलरी ब्लॉक हो जाता है तो भी एम्पियर बढ़ता है। लेकिन ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, जब कैपिलरी हमारा खराब होगा तो वहां पर एम्पियर बहुत तेजी से बढ़ेगा। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट से कम के अंदर में एम्पियर इतना तेजी से बढ़ेगा जैसे आपका 1.5 टन का एसी है। 1.5 टन का एसी है, आपको एम्पियर लेना चाहिए 6, 7, 8 एम्पियर लेना चाहिए। तो वहां पर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे एम्पियर लेकर के जाकर के ट्रिप हो जाएगा 1 मिनट के अंदर ही। तो आप समझ जाइए कि आपका कैपिलरी ब्लॉक है। वहां पे कैपिलरी ब्लॉक होता है तो बहुत तेजी से एम्पियर बढ़ता है। अगर आपका एम्पियर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे कि मानिए कि 5 मिनट या 3 मिनट 4 मिनट ऐसे ऐसे धीरे धीरे एम्पियर बढ़ रहा है, तो वहां पर सीधा टारगेट करिए कि आपका रनिंग कैपेसिटर वहां पे खराब होता है, वहां पर रनिंग कैपेसिटर चेंज करने की जरूरत है। अगर वहां पर चेंज कर देंगे तो देखेंगे फिर एम्पियर नहीं बढ़ेगा, एम्पियर धीरे 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 करके बढ़ता है, तो वहां पर समझ लीजिए रनिंग कैपेसिटर खराब है। अब बात करते हैं, अगर स्टार्टिंग कैपेसिटर खराब है तो कंप्रेसर वहां पे स्टार्ट ही नहीं होगा। वहां पर एक साउंड आएगा, गो गो करके ऐसे साउंड आएगा, लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कुछ हो सकता है 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर कंप्रेसर को टार्क देता है स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर, लेकिन वहां पर कंप्रेसर स्टार्ट हो नहीं पाता, गो गो करके आवाज आता है, तो वहां पर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग कैपेसिटर में जो एक हिस्सा होता है स्टार्टिंग का,
वो हमारा लो हो जाता है, तो कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं कर पाता है। तो वहां पर फिर तब भी वही कैपेसिटर चेंज करने की जरूरत है। और कभी कभी होता है कि हमारा फैन मोटर जो है, फैन मोटर भी बहुत स्लो चलता है, तो उसके लिए भी अगर कैपेसिटर आपका लो होगा, उसमें रनिंग कैपेसिटर होता है फैन मोटर के लिए अलग है, उसी कैपेसिटी में होती है, उसी कैपेसिटर में 3 कैपेसिटी होती है, उसी में कैपेसिटर लगा होता है कंडेंसर फैन मोटर का, जो कि स्लो जब चलता है तो भी समझ लीजिए कि कैपेसिटर आपको चेंज करने की जरूरत है वहां पर। और लेकिन हाँ, उससे पहले आप देख लें कि आपका फैन मोटर का आपका बेरिंग तो जाम नहीं है। अगर बेरिंग जाम होगा वहां पर तो भी आपका फैन आपका स्लो चलेगा। तो उससे पहले कैपेसिटर चेंज करने से पहले आप देख लें कि आपका फैन मोटर जाम तो नहीं है। बेरिंग उसका चेक कर लें, हो सकता है कभी कभी बेरिंग भी खराब हो जाता है तो भी बहुत स्लो चलता है। अगर बेरिंग सही है तो फिर समझ लीजिए कैपेसिटर खराब, वहां पे कैपेसिटर चेंज करने की जरूरत है। अब बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 मिनट के बाद एमसीबी ट्रिप हो जाता है, एमसीबी गिर जाता है हमारा। उसका क्या कारण होता है? जैसे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या विंडो एयर कंडीशनर, जब हमने एमसीबी को चालू किया, स्टार्ट किया, एयर कंडीशनर चल रहा है और जो ही पीसीबी आउटडोर को सप्लाई देता है, कंप्रेसर को सप्लाई देता है, तुरंत एमसीबी गिर जाता है। तो उसके लिए सिंपल है, आपको क्या करना चाहिए, कंप्रेसर को चेक करना चाहिए, कंप्रेसर को या फैन मोटर को चेक करना चाहिए बारी बारी से, कि कंप्रेसर का टर्मिनल देखें कि कहीं शार्ट तो नहीं है। कंप्रेसर का टर्मिनल कभी कभी होता है कि शार्ट हो जाता है, जब शार्ट होता है तो जो ही पीसीबी सप्लाई देता है आउटपुट कंप्रेसर के लिए, तो तुरंत एमसीबी गिर जाता है। तो उसके लिए आप कंप्रेसर चेक कर लें, कंप्रेसर चेक करने के बाद आप फैन मोटर भी चेक कर लें कि शार्ट किस में है। क्योंकि देखिए जब 2 मिनट के बाद एमसीबी गिर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आउटडोर में ही प्रॉब्लम है। तो आउटडोर का सर्किट चेक कर लें आप पूरा, बहुत ही सिंपल है और इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं पहले बताऊं कि इस वीडियो में कंप्लीट में, और ये भी हो सकता है कि कोई पॉइंट मिस हो जाए मुझसे, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसे रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप बात करते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर में वाटर ड्रॉपिंग की। ये भी बहुत कंप्लेन आता है वाटर ड्रॉपिंग की। वाटर ड्रॉपिंग भी इस तरह के होते हैं, जैसे वाटर ड्रॉपिंग में कुछ ऐसा भी होता है कि गैस कम रहता है तो भी वाटर ड्रॉपिंग होता है, और जब हमारा आउटलेट पाइप जब ब्लॉक रहता है तो भी वाटर ड्रॉपिंग होता है। उसकी भी एक पहचान होती है। आप खड़े होकर के सिंपल आप इंडोर को देखेंगे तब भी आप समझ जाएंगे इसमें फॉल्ट क्या है, ब्लॉक है, पाइप ब्लॉक है हमारा आउटलेट, या फिर हमारा गैस कम है। क्योंकि देखिए जब कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात की तरह पूरे इंडोर के नीचे से, जो नीचे स्विंग पट्टी लगी होती है उसके नीचे से पानी टपकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर इस तरह से पानी टपक रहा है तो समझ लीजिए कि आपके इंडोर में आइस आ रहा है। जब वही आइस जब पिघलता है तो वही पानी बन करके टपकता है नीचे, तो उस समय समझ लीजिए कि गैस कम है। जब पूरे नीचे नीचे यहाँ से लेकर के इस हिस्से तक पूरा पानी टपक रहा है बरसात की तरह, तो समझ लीजिए उसमें गैस कम है। अगर आपका आउटलेट पाइप ब्लॉक होता है, जो उसमें आउटलेट जो बाहर पानी जाता है इंडोर से, अगर वो ब्लॉक होता है तो वो किस तरह से पानी आता है, सिर्फ एक ही तरफ से आता है, या तो इस तरफ से आएगा या तो इस तरफ से आएगा, या तो कभी कभी होता है बीच में से ही गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन एक ही जगह से आएगा, या तो इस तरफ से या तो इस तरफ से। तो उस समय समझ लेना चाहिए कि हमारा आउटलेट पाइप ब्लॉक है। अगर आपका अंडरग्राउंड है तो आप कोई पाइप लगा करके या फिर गैस का प्रेशर दे करके आप, या तो नाइट्रोजन का प्रेशर दे करके आप मार सकते हैं प्रेशर, ताकि साफ हो जाए। तो इस तरह से पहचान कर सकते हैं कि जब आपका वाटर ड्रॉपिंग हो रहा है तो उसका कारण क्या है, खड़े होकर के समझ सकते हैं। इसलिए मैं पहले बताया हूं, टेक्नीशियन इस तरह से बनिए कि कोई कॉल करके पूछ ले आपसे और आपको प्रॉब्लम बता दे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्या फॉल्ट है, तो आप वहीं बैठे बैठे आप उसे बता दें ये फॉल्ट है, उसे इस तरह से काम करो, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो उसमें लाइट लगा होता है, जैसे हम रिमोट से टेम्परेचर को डाउन करते हैं या अप करते हैं, तो उसमें डिस्प्ले लगा होता है। डिस्प्ले में उसमें टेम्परेचर बताता है कि 16 से लेकर के 20, 30 ऐसे सब टेम्परेचर बताता है। कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर हमने 21 पे सेट किया हुआ है, लेकिन ऑटोमेटिक थोड़ी देर के बाद वो 16 पे चला जाएगा। अगर हमने 16 पे सेट किया हुआ है, 16 पे अगर हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ है, ऑटोमेटिक को थोड़ी देर के बाद वो 25 पे चला जाएगा, 30 पे चला जाएगा। इसका फॉल्ट क्या होता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण सिंपल होता है कि इसका पीसीबी का प्रॉब्लम होता है। पीसीबी वहां पर रिपेयर करने की जरूरत होती है। अगर इस तरह से कभी हो रहा है आपके साथ कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, ऑटोमेटिक आप नहीं कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर पे आप रिमोट से सेट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक बदल जा रहा है, ऐसा भी फॉल्ट हमने सॉल्व किया है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये पीसीबी का फॉल्ट होता है। तो पीसीबी का जो पीसीबी रिपेयर करने वाले होते हैं, मैं आज बता रहा हूँ, कुछ हमारे दोस्त पूछते हैं कि पीसीबी रिपेयर कौन करता है। देखिए पीसीबी रिपेयर टेक्नीशियन के पास इतना टाइम नहीं होता है कि पीसीबी बैठकर रिपेयर करें। वो पीसीबी रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं, वो लोग उसे रिपेयर करते हैं पीसीबी को, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारा पीसीबी में ही फॉल्ट है। अब बात करते हैं कि इंडोर से साउंड आता है, इंडोर से साउंड आने की क्या फॉल्ट होते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। इंडोर में क्या लगा होता है, हमारा ऊपर कवर लगा होता है, उसके अंदर कूलिंग कॉइल लगा होता है, और उसके नीचे आ जाइए ब्लोअर लगा होता है। ब्लोअर के ऊपर स्विंग पट्टी लगी होती है, और उसके बाद स्विंग मोटर लगा होता है, और उसमें ब्लोअर फैन मोटर लगा होता है, पीसीबी लगा होता है। अब साउंड जब भी आ रहा है तो उसके पहले
अगर साउंड आ रहा है तो आप उसे चेक करें कि साउंड कहाँ से आ रहा है। साउंड अंदर से आ रहा है, ब्लोअर से आ रहा है, इतना तो समझ सकते हैं। कोई भी देखेगा, कोई भी आदमी देखेगा, चाहे वो टेक्नीशियन हो या टेक्नीशियन ना हो, कोई भी खड़ा होकर के सुनेगा तो समझ जाएगा कि साउंड कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है या फिर बिल्कुल अंदर से आ रहा है। तो साउंड कभी क्या आता है, जब थोड़ा सा एयर कंडीशनर पूरा, वैसे तो नए एयर कंडीशनर में ऐसा साउंड कभी भी नहीं आता है, क्योंकि कुछ हमारे दोस्त ने कमेंट किया था कि साउंड आ रहा है एयर स्प्लिट एयर कंडीशनर के इंडोर से। तो नया एयर कंडीशनर होता है उसमें साउंड आने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि इस तरह से इंस्टॉलेशन होता है कि उसमें साउंड नहीं आता है। लेकिन थोड़ा सा जब एयर कंडीशनर पुराना हो जाता है तो उसमें साउंड आने लगता है। तो साउंड यही आता है कि उसमें जो स्विंग पट्टी लगी होती है वो जब अप डाउन होता है, स्विंग करता है वो, तो वहां पर थोड़ा सा साउंड निकलता है कभी कभी, जब थोड़ा पुराना हो जाता है तो। क्योंकि जब चलता है स्विंग पट्टी तो होता है कभी कभी होल बड़ा हो जाता है वहां से, या फिर रगड़ कर चलता है तो वहां पर साउंड आता है, या फिर जो कवर लगा होता है ऊपर वहां से वाइब्रेशन का आवाज आता है। तो वाइब्रेशन वहां से, या तो हो सकता है कि आपका कवर पूरा जो ग्रिल होता है वो अच्छे से लॉक नहीं होता है, कोई भी अगर सर्विस करने के लिए कोई भी खोला है या फिर हो सकता है उसे अच्छे से बंद ना कर पाया हो तो भी वहां से साउंड आता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि अच्छे से चेक करना चाहिए ग्रिल आपका अच्छे से लॉक, जो ऊपर 3 लॉक लगे होते हैं, नीचे तो स्क्रू लगा होता है, स्क्रू से खोलते हैं, और उसके बाद ऊपर क्या होता है, ऊपर लॉक होता है 3, एक इधर होता है साइड में, एक दूसरे साइड में, एक बीच में होता है। वो लॉक बंद करना पड़ता है अच्छे से, जब बंद हो जाएगा तो वहां से साउंड नहीं आएगा। लेकिन आपका जो कवर होता है ऊपर, जो फिल्टर के ऊपर जो कवर बंद करते हैं, वहां से अगर पुराना हो गया तो साउंड कोई भी नहीं बंद कर सकता, उसे सिर्फ आइडिया से बंद करना पड़ता है। कि हो सकता है कहीं पेपर लगा दें या फिर पेपर वाला टेप होता है, टेप लगा दें तो साउंड बंद हो जाता है। अगर पुराना होता है तो ये आम बात है कि इंडोर से साउंड आना शुरू हो जाता है। तो उससे सिर्फ उसका आइडिया क्या है, उसका आइडिया यही है कि आप टेप लगा करके या फिर कोई पेपर लगा करके उसका साउंड बंद करें। अब बात करते हैं कि इंडोर एयर कंडीशनर में जो सेंसर लगा होता है, एक कॉइल सेंसर लगा होता है, एक हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। ये इसके कारण भी जब ये भी काम करना बंद कर देता है तो भी हमारा कंप्रेसर डायरेक्ट हो जाता है। तो इसे क्या करना होता है कभी कभी, क्योंकि सेंसर जो रूम सेंसर होता है जल्दी खराब नहीं होता है, इसमें क्या होता है एरर आ जाता है, जैसे होता है हमारा मोबाइल हैंग होता है, इस तरह से ये भी हैंग हो जाता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट उसे चेंज ना करें, अगर आपके पास है तो चेंज करके देख लें, अगर नहीं है तो आप उसका कनेक्टर निकालें, एक बार कनेक्टर लगा करके थोड़ा सा साफ करें, साफ करने के बाद तुरंत उसे कनेक्ट कर दें। फिर अगर थोड़ा बहुत अगर एरर होगा इस तरह से वो क्लियर हो जाएगा, फिर काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि बहुत सा ऐसे होता है कि उसे निकाल करके फिर लगा दे, सही हो जाएगा, क्योंकि सेंसर जल्दी खराब नहीं होता है। कभी अगर कट फिट गया तभी खराब होता है, अगर कटा नहीं है, अगर काम करना बंद कर दिया तो आप उसे निकाल करके फिर लगा दें, वो काम करना शुरू कर देगा फिर से। बात करते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर में जो ब्लोअर लगा है, वो बहुत स्लो हवा दे रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। क्योंकि हवा जब नहीं देगा तो उसे देखेंगे कि अगर स्लो चलेगा तो भी हवा नहीं देता है, तो उसका क्या कारण होता है। अगर देखिए उसमें होता है कि उसमें भी बेयरिंग लगा होता है, जैसे आउटडोर के स्कंडेंसर फैन मोटर में बेयरिंग लगा होता है, उसी तरह से इस ब्लोअर फैन मोटर में भी बेयरिंग लगा होता है। अगर ये बेयरिंग भी जाम होता है तो भी वो बहुत स्लो चलता है और हवा नहीं फेंक पाता है। और ब्लोअर जब हमारा गंदा होता है उस समय भी हमारा ब्लोअर हवा नहीं फेंक पाता है, हवा नहीं फेंकेगा तो ब्लोअर, उसमें छोटी छोटी फिन्स लगे होते हैं, पतले पतले फिन्स लगे होते हैं ब्लोअर में, अगर वो पूरा डस्ट होगा अच्छी तरह से तो हवा ना तो खींच पाएगा ना तो फेंक पाएगा बाहर। तो उसके लिए आप देख लें पहले कि अगर डस्ट है तो उसे साफ करें, अच्छे से ब्लोअर निकाल करके उसे धो लें, धो करके फिर लगाएं, तब देखिए हवा कैसा देगा, बहुत अच्छा हवा देगा। लेकिन अगर ब्लोअर धोने के बाद भी अगर हवा नहीं दे रहा है तो फिर आपका ब्लोअर फैन मोटर आपको चेक करना है कि मोटर तो धीरे नहीं चल रहा है। अगर धीरे चल रहा है तो बेरिंग चेक करें कि बेरिंग कैसा है, बेरिंग अगर जाम है तो भी धीरे चलेगा आपका मोटर। अगर बेरिंग भी सही है उसके बाद आप उसमें पीसीबी में कैपेसिटर लगा होता है छोटा सा, जैसे कभी कहीं जैसे किसी एयर कंडीशनर में होता है कि अलग से कैपेसिटर लगा होता है मोटर के लिए, लेकिन किसी सिस्टम में ऐसा होता है कि पीसीबी के अंदर ही, उसी बोर्ड के अंदर ही एक छोटा सा कैपेसिटर दिया जाता है, जितने एमएफडी का होता है, जैसे 3 एमएफडी या फिर 2 एमएफडी, जितने का भी हो, जैसा मोटर लगा होता है उसी हिसाब से कैपेसिटर भी लगा होता है। तो पीसीबी आपको निकाल के लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप सोल्डिंग जानते हैं तो उसी मान का कैपेसिटर लगा करके आप सोल्डिंग कर सकते हैं। पीसीबी इस तरह से रिपेयर, छोटा मोटा काम है तो पीसीबी आप भी रिपेयर कर सकते हैं। कैपेसिटर चेंज करना हुआ, रिले लगाना हुआ, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं खुद ही, अगर आप सोल्डिंग करना जानते हैं तो आपका मोटर अच्छे से काम करना शुरू कर देगा फिर से। तो दोस्तों ये एक बहुत ही लंबा सा एक वीडियो था जिसको मैं बहुत सारे पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर कोई भी पॉइंट अगर मिस हो गया हो, मैं बता नहीं पाया हूं, तो आप बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों